हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके नाउ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी सीडीएस के पीवाईक्यूज की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम पिछले 5 साल के सीडीएस के पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैंने आपको यहाँ पे सब सॉल्व करा दिए पिछले 5 साल के क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने अभी शुरू की थी ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज, हमने यहाँ पे शुरू किए थे। और यहाँ पे ये हमारा है पार्ट 3 ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज का। और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे सीडीएस 2022 वाले पेपर में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे सब हम लोग इसी वीडियो में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ जो बता रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना। पहला तो यहाँ पे आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको अब जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आपको हर एक की पीडीएफ वहाँ पे मिलती रहेगी। वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। और दूसरा कि वहाँ पे मैं क्वेश्चंस पूछता रहूंगा तो आपको बस वहाँ पे आंसर देना है, तो आप इजीली ना आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपको जैसे भी वीडियो लग रही है, ठीक है, आप कोई भी सजेशन हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई देता ही हूँ। ठीक है, और आप साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच पाए। क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। नाउ ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बैरिक रिवर इन मणिपुर। ठीक है, अब ये देखो ये जो इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, बैरिक रिवर। बैरिक रिवर आपकी साउथ आसाम के साइड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवरों में से एक रिवर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए था कि जो बैरिक रिवर है वो यहाँ पे मणिपुर से ही ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख लिख के चल रहा हूँ, थोड़ा हाफ हाफ में लिख दूंगा। ठीक है, मणिपुर से यहाँ पे चलती है, मतलब ओरिजिनेट होती है, फिर जाती है मिजोरम में। ठीक है, और फिर मिजोरम से ये जाती है यहाँ पे आसाम में। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा पाथ पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जो जो रिवर्स ना आपकी ब्रह्मपुत्रा के आसपास, गंगा के आसपास, अगर हम साउथ में बात करते हैं तो यहाँ पे कावेरी, कृष्णा, ठीक है, इन सब जो जो मेन रिवर्स है हमारी, ठीक है, जैसे महानदी भी है, नर्मदा भी है। तो ये जितनी भी मेन मेन रिवर्स है उन सब के आसपास की जितनी भी रिवर्स है वो थोड़ी आप ध्यान से रख लेना याद। और इन सब की ट्रिब्यूटरीज भी याद रख लेना। ठीक है, और ये ट्रिब्यूटरीज वाला जो यहाँ पे टॉपिक है रिवर्स के चैप्टर में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है और यहाँ पे आपसे सीडीएस में भी ये बहुत बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं बैरिक रिवर की। ठीक, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बैरिक रिवर साउथ आसाम में सबसे ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट रिवर में से एक मान सकते हो। और बैरिक रिवर की अगर हम यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज में हमारी आती है जिरी, फिर आती है एक सिरी, फिर आती है एक मधुरा। ठीक है, सिरी, जिरी, मधुरा, और फिर आती है हमारे पास जाटिंगा। ठीक है, और एक हमारे पास लास्ट है लारेंग। ठीक है, ये सब आपकी आती है नॉर्थ में। अगर आपसे यहाँ पे पूछता साउथ की ट्रिब्यूटरीज आपकी बैरिक रिवर की, तो साउथ ट्रिब्यूटरीज में हमारे पास आती है सिंगला, ठीक है, फिर सोनाई, फिर आती है घाघरा। ठीक है, घाघरा, और ये अलग घाघरा है। ठीक है, आप उससे कंफ्यूज मत करना जो आपने इंडियन वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे कटकहाल। ठीक है, खटकहाल आपकी यहाँ पे है। फिर आती है आपके पास दालेश्वरी। ठीक है, और लास्ट है आपके पास यहाँ पे लोंगाई। तो ये आपके पास जो ये इतनी सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, ये सब आपको नाम इनके थोड़े बहुत याद रहने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इसका दालेश्वरी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपकी यहाँ पे बैरक रिवर की। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे पूछ लेता ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, तो उस केस में देखो यहाँ पे जो दानेश्वरी है ये आपकी ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और इसी के साथ देखो कौन कौन सी और है लेफ्ट हैंड, एक तो है आपकी लोहित, और लोहित के साथ है आपकी यहाँ पे दिबांग। ठीक है, ये तीन है आपकी यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी आती है सुबानश्री। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा की मैं बात कर रहा हूँ। फिर शुभांश्री के बाद आती है यहाँ पे मानस। ये दोनों आपकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और इसके अलावा दो और आती है यहाँ पे। तो वो कौन सी है, एक तो है आपके पास संकोश, ठीक है, और एक है आपके पास कमेंग। तो ये दो और ट्रिब्यूटरीज है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा की हैं। ठीक है, तो बाकी सब आपकी यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज थी, और धालेश्वरी आपके यहाँ पे बैरिक रिवर की ट्रिब्यूटरी थी। तो इसका ऑप्शन है ए। नाउ अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या बोल रखा है कि विच टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन वाले चैप्टर से है, विल यू फाइंड ऑन द वे एज यू ट्रेवल फ्रॉम बीकानेर टू कोणार्क। ठीक है, अब देखो बीकानेर आपका यहाँ पे राजस्थान में, कोणार्क आपका कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा बोल लो या उड़ीसा बोल लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप यहाँ पे बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बाय रोड बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बीकानेर की जब बात करते हैं तो बीकानेर आपका यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो डेजर्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर जब आप यहाँ पे ईस्टर्न राजस्थान की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल थॉर्नी।
ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे, पर आपको ट्रॉपिकल थॉर्न नहीं दिया है तो आप यहाँ पे ये मान के चलो, ठीक है, हम थॉर्न फॉरेस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, उसके बाद जब आप एमपी और छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है मॉइस्ट डेसिडियस दे रखा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, तो उसमें से एक होता है मॉइस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर उसके बाद जब आप कोणार्क जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा मैनग्रोव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट यहाँ पे सीक्वेंस होना चाहिए था वो था आपका डेजर्ट, फिर थॉर्नी, फिर यहाँ पे था हमारे पास डेसिडियस और ये था फिर मैनग्रोव, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, आप मैप के थ्रू इनको याद करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। आप देखो कि कौन से टाइप का फॉरेस्ट कहाँ पड़ता है, ठीक है, मैप के थ्रू, आप लोकेशन के थ्रू मत देखने जाना, ठीक है। बस आप ये देखो कौन से स्टेट में किस टाइप का फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है और हमें यहाँ पे इंडियन स्टेट को पहचानने की कौन सी इंडियन स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मेरी नज़र जाएगी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे, क्योंकि इन तीनों में जो सबसे ईजी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप पहचान सकते थे वो था आपका थर्ड ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, कि नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट, ये आपका उस पर्टिकुलर स्टेट में लोकेटेड या सिचुएटेड है, ठीक है। तो देखो, इस ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे उस टाइम पता था, अभी भी यहाँ पे आइडिया है इसका, और ये आपका है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये आपका होता है कृष्णा रिवर पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका कृष्णा रिवर पे है और ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा के क्लियरली हम मार्क कर सकते थे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप नाम के हिसाब से भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, पर हर जगह ये आइडिया काम नहीं करेगा, पर सिर्फ अगर तुम आप नाम के अकॉर्डिंग ये देख लेते, ठीक है, कि किस नाम पे ये रखा गया है, तो बाकी जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उस नाम के आपको प्रोजेक्ट इजीली मिलते नहीं है ऐसी स्टेट्स में, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा आप आइडिया ये भी लगा सकते थे। नाउ मान के चलो कि अगर आपको ये नहीं पता था, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो देखो पहले ऑप्शन को यहाँ पे अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो हमें दे रखा है कि इट इज़ वेल नोन ग्लोबली फॉर इट्स वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपके आंध्र प्रदेश के लिए। क्यों बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि हम लोग आंध्र प्रदेश को हम लोग रत्न गर्भ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। रत्न गर्भ मतलब यहाँ पे हाउस ऑफ रत्न, या फिर आप बोलो लैंड ऑफ रत्न, ऐसे करके, ठीक है। तो उसकी वजह से अभी हम लोग यहाँ पे जानते हैं और इसलिए यहाँ पे ये वेल नोन है ग्लोबली भी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पे ये हो गया। नाउ जो सबसे हार्ड ऑप्शन था वो था आपका सेकंड, की इसके थ्रू आप थोड़ा पहचान पाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टोटाइल एबेस्टस जो है यहाँ पे, ये बेसिकली ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादातर क्या मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो सब्सटेंस आपको दे रखा है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका मिनरल है, सिलिकेट फाइबर्स से बना हुआ, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, एक मिनरल्स है सिलिकेट फाइबर्स के, और ये सब आप कहाँ पे यूज़ करते हो, सीलिंग्स में, वॉल्स में, ठीक है, मतलब घरों में आप यूज़ करते हो इसको। वॉल्स पे हो गया, फ्लोर में आप यूज़ करते हो, ठीक है, सीलिंग्स में, सीमेंट में बेसिकली यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। आप ऐसा यहाँ पे आप आइडिया लगा लो कि सीमेंट में यहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लार्जेस्ट जो डिपॉजिट है इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो आप थर्ड और फर्स्ट इन दोनों से ही बस आप लगा लेते हैं अगर आपको, क्योंकि सेकंड ऑप्शन थोड़ा रियल में हार्ड है, ठीक है, पहचानने में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है आपका आंध्र प्रदेश। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेवास, ठीक है। तो करेवास बेसिकली आपके क्या होते हैं, ये आपके लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स होते हैं, बेसिकली वो डिपॉजिट जो आपके यहाँ पे लेक्स में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहली स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है कि आपके लेकस्टाइन डिपॉजिट्स होते हैं और ये आपके इस पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड है, ये एकदम यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। और ये आपको देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे भी आपकी यहाँ पे वैली बनती है ना, उन सब जगह पे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल झेलम जो रिवर है, वो भी यहाँ पे ये डिपॉजिट्स बनाते हुए जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। दूसरा कि दीज आर फॉर्म्ड अलोंग द लोअर स्लोप्स और पीर पांजल, ठीक है। तो ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि जहाँ पे आपकी अभी प्रेजेंट टाइम पे रिवर वैली है, वहाँ पे पहले पूरे तरीके से पानी हुआ करता था। फिर जैसे जैसे वहाँ पे वाटर जो है वो ड्रेन हुआ, फिर उसके बाद पीर पांजल आपका ऊपर उठा, ठीक है। उसके नीचे जितनी भी आपको एरिया दिखता है पीर पांजल के, वो सब आपका क्या है, ये डिपॉजिट्स ही हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद केरेवास आर वेल नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन, आलमंड एंड वॉलनट, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जे.एंड.के में आपको केरेवास देखने को मिलते हैं, जे.एंड.के वैली में, कश्मीर वैली में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको भी पता है कि यहाँ पे सेफ्रॉन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कश्मीर में ही,
ठीक है, वॉलनट और आलमंड भी आपके यहाँ पे कश्मीर में भी उगाए जाते हैं और ये वैली में ही यहाँ पे मेनली यूजफुल होती है वैली इसके लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है और इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो है यहाँ पे सी ऑप्शन, मतलब तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि करेवाज यहाँ पे क्या होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे क्या क्या आप उगा सकते हो। ठीक है, मतलब कल्टीवेशन क्या क्या हो सकता है इसमें। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि इंडिया हैज़ अचीव 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग मच अहेड ऑफ द टारगेटेड डेट। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे आपको बताने की कौन सी इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग से। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग बेसिकली आपका प्रोसेस है जहाँ पे आप इथेनॉल को, जो कि एक रिन्यूएबल फ्यूल है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे पेट्रोल वगैरह से यहाँ पे मिक्स कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट जो हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की तरफ हम लोग एक पॉजिटिव इफेक्ट डालना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे इथेनॉल को हम लोग पेट्रोल में मिक्स करके हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने अभी तक 10% इसको अचीव भी कर लिया है। फिर दूसरा, साथ साथ हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है उसको हम लोग फुलफिल कर पाए, इसलिए भी हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे बेसिकली क्या होगा, अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से जो आप यहाँ पे देखते हो ना, ग्रीन हाउस गैसेस के इतना ज़्यादा आपका बोल सकते हो आप निकलती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन होता है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। फिर साथ ही साथ जो एयर क्वालिटी है, क्योंकि आपने देखा है कि इंडिया में खासकर नॉर्थ इंडिया की साइड में कितना आप बोल सकते हो एयर क्वालिटी खराब है। तो वो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे ना, हमारा एयर क्वालिटी भी यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अच्छा होता जाएगा। और फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर इथेनॉल ब्लेंडिंग से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री को यहाँ पे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि जो आपका इथेनॉल है वो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे केसेस में, ठीक है, किससे बनता है, शुगर केन से निकलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। वैसे तो आप यहाँ पे बहुत सारी और भी यहाँ पे क्रॉप्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बार्ले है, ठीक है, राइस है, इन सब से भी आप यहाँ पे इथेनॉल निकाल सकते हो। पर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इथेनॉल निकलता है इंडिया में, वो आपका शुगर केन से निकलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये शुगर केन से आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे इथेनॉल निकलता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, इसके इफेक्ट बता दिए, इससे क्या हो सकता है आगे जाके, कैसे हम रिड्यूस करेंगे, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका शुगर केन इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। नाउ यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स है जिसके थ्रू यहाँ पे ओशन करंट यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो उसका फैक्टर सबसे पहले आपका हीटिंग ऑफ सोलर एनर्जी, ये यहाँ पे करेक्ट है। विंड से भी इफेक्ट होता है और कोरियोलिस फोर्स से भी यहाँ पे इफेक्ट होता है। साथ ही साथ जो आपकी ग्रेविटी अर्थ की, उससे इफेक्ट होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे सन और मून से इफेक्ट नहीं होता, ग्रेविटी ऑफ अर्थ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे गलत है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। अब ना यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपका कोरोलिस फोर्स है, ठीक है, या फिर आप बोल लो कोरोलिस इफेक्ट जो है आपका, ये बेसिकली जब अर्थ रोटेट करता है ना तब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और ये यहाँ पे बेसिकली हेल्प करता है यहाँ पे मैटर को कि वो राइट साइड में मूव करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे मूव करेगा सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो कोरोलिस फोर्स जो है आपका यहाँ पे जब रोटेशन होता है अर्थ का, तब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विंड वगैरह की, तो यहाँ पे जब भी मानसून विंड्स आती है ना, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे सीजनल रिवर्सल होता है, मतलब कि जो सीजन वाइज यहाँ पे हमें ओशन करेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ पे विंड जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। ठीक, फिर साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे डेंसिटीज की। तो डिफरेंट डेंसिटीज जब यहाँ पे आती है टेम्परेचर की वजह से, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो हमारे ओशन करेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पे ओशन में देखने को मिलते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो आपका ये ओशन करंट वाला टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर लेना आप, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके ओशन करंट है, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा हॉट करंट है वगैरह। तो आप ये ज़रूर करके जाना। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है याद करना। जहाँ पे भी आपकी डेजर्ट्स होंगी ना, वहाँ पे आपके कोल्ड करंट होंगे, जैसे सहारा है, ठीक है, तो उस तरफ आपको कोल्ड करंट मिलेगा। फिर जैसे आपका यहाँ पे अटकामा है, वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पे डेजर्ट्स रहेंगी, मेन मेन डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स, तो वहाँ पे आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेंगी। तो आप इजीली याद कर सकते हो, और सिर्फ कोल्ड करंट आप याद कर लो, तो बचे हुए जितने भी होंगे वो डायरेक्ट हॉट करंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स हैज नॉट, ठीक है, नॉट बीन फॉर्म्ड मैकेनिकली। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे रॉक्स वाले को यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। रॉक्स वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ज्योग्राफी के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती हैं, वो कैसे बनती है, क्या होता है, कौन से यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि मैकेनिकली फॉर्म मतलब यहाँ पे इसका मतलब कहने का क्या है। तो मैकेनिकली फॉर्म मतलब हो गया कि जो यहाँ पे फॉर्म हो रही है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे आप बोल सकते हो ओशन के थ्रू या आइस के थ्रू, ठीक है, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, करंट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जैसे करंट हो गया, आइस है, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक, वाटर के बाद हमारा हो गया विंड, ठीक है, यहाँ पे हो गया ओशन। तो ये इनके ऐसे जैसे जो आपके मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं, इनके थ्रू जो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, हम उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो मैकेनिकली रॉक्स फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, आपको पहले तो ये समझ में आ गया। नाउ दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो देखो जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो आपकी बेसिकली कैसे फॉर्म होती है, वो आपकी पहले तो होता है वहाँ पे लिथिफिकेशन। ठीक है, अब ये आपका डायरेक्ट आप बोल सकते हो स्टैटिक वाला पार्ट है, आप यहाँ पे सीधा रॉक्स पे वाले चैप्टर पे जाना, वहाँ पे पूरा पढ़ लेना। ठीक है, तो आपका जो लिथिफिकेशन है, लिथिफिकेशन के बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और फिर उसके बाद आपका होता है यहाँ पे कंपैक्शन। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो, यहाँ पे पहले होगा आपके पास कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के बाद आपके पास होता है यहाँ पे कंपैक्शन। ठीक है, ये आपका होता है यहाँ पे लिथिफिकेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होती हैं रॉक्स, ठीक है, जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, उनमें आपका लैंडस्टोन भी आता है। ठीक है, फिर आपका लोइस भी आता है और कॉन्ग्लोमेरेट भी आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ कौन से आते हैं, एक शेल आता है। ठीक है, फिर उसके साथ हमारा सैंडस्टोन हो गया है, फिर हमारे पास लाइमस्टोन आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो आपकी ये गेसेराइट्स है, ठीक है, गेसेराइट्स, तो गेसेराइट्स बेसिकली आपके ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये ऑर्गेनिकली यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिकली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, बाकी सब आपके क्या है यहाँ पे, वो केमिकली प्रोड्यूस, ओ सॉरी, मैकेनिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं केमिकली कौन कौन से यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो केमिकली में आपका अगर हम देखते हैं तो केमिकल में आपका लाइमस्टोन भी होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो अगर हम केमिकल में, यहाँ पे सब मैं बात कर रहा हूँ सेडिमेंट्री की। ठीक है, तो याद याद रखना कि सेडिमेंट्री रॉक्स की यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है। तो केमिकल में आपका यहाँ पे लाइमस्टोन भी होता है। ठीक है, फिर हेलाइट होता है और आपका एक पोटैश होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके केमिकल में यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं। और ऑर्गेनिकली में आपका कौन सा होता है, गेसेराइट्स होते हैं। ठीक है, बाकी सब आपके मैकेनिकली फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो अब कैसे होते हैं मैकेनिकली, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सेडिमेंट्री रॉक्स भी बता दिया, बाकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स होती है, मेटाफर ये सब। ठीक है, मेटामॉर्फिक, तो ये सब आप रॉक्स वगैरह कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का जो फिनोमिनन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल चीज़ पता होगी कि जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है, आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। पर आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, ये ऐसी सर्टन सिचुएशन है जहाँ पे आपका एल्टीट्यूड जब जैसे बढ़ाते हो तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है। ठीक है, और इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। दूसरे पे आते तो, आ लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काईज इज एन आइडियल सिचुएशन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियर स्काई बोल दिया, मतलब कि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मतलब कि कोई ना कोई क्लाउड है ना कुछ है। यहाँ पे अब जो भी लॉस हो रही है, यहाँ पे हीट जो लॉस हो रही है सोलर रेडिएशन की वजह से, तो वो डायरेक्ट हमें इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और बीच में इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो ये एकदम करेक्ट है कि हाँ ये एक आइडियल सिचुएशन है। ठीक, और दूसरे अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड चीज़ की, थर्ड जो आपको दे रखी है स्टेटमेंट उसकी। यहाँ पे हमें दे दिया है कि इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फिनोमिनन एट इट इज़ कॉमन। ठीक है, तो हाँ इट इज़ कॉमन, मतलब बिल्कुल ही यहाँ पे कॉमन फिनोमिनन है ये। और साथ ही साथ हमें दे दिया कि ऑल ओवर ग्लोब, मतलब कॉमन है पूरे ग्लोब में एक्सेप्ट पोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि आपका ये कॉमन फिनोमिनन है आपका पोल्स पे। ठीक है, जो आपका ये टेम्परेचर इन्वर्जन है ये आपका कॉमन फिनोमिनन होता है पोल्स पे। ठीक है, क्यों होता है कॉमन फिनोमिनन, क्योंकि जो आपके यहाँ पे लॉस हो रही है हीट, ठीक है, वो आपकी किसकी वजह से लॉस हो रही है, जो सोलर रेडिएशन आ रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन जब पड़ रहा है तो उसकी वजह से जो आपकी ज़मीन पे जो आप बोल लो जो भी एनर्जी थी, ठीक है, वो हीट की फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, और उसी की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हम एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ाते हैं आपका क्या है, टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है ए ऑप्शन, आपका 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट है, बाकी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत था। ना हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी इज द लेक सोंगमो इज लोकेटेड। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था वेटलैंड्स के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक वेटलैंड है
और ये आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है सिक्किम में, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन सिक्किम। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वेटलैंड जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और आपको देखो यहाँ पे कंफ्यूज आप एक से हो सकते थे, लद्दाख से और सिक्किम में, ठीक है। तो लद्दाख में आपका लेक तोसो है, मतलब सो बोल लो आप, लेक सो बोल लो, ठीक है। तो वो वाली लेक आपकी लद्दाख में, पर लेक सोंगमो जो है वो यहाँ पे आपकी सिक्किम में है, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखना। और साथ ही साथ दूसरे जो भी आपकी यहाँ पे स्टेट्स है, ठीक है, जैसे कोलरू लेक कहाँ पे है, ठीक है, अष्टामुडी कहाँ पे है, रुद्र सागर कहाँ पे है, तो ये सब अच्छे से कर लो, ठीक है। रुद्र सागर आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। त्रिपुरा की यहाँ पे आपकी वेटलैंड है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जानते ही नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा के नाम के साथ आप रुद्र सागर लगाओगे ना, तो वैसे ही यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रुद्र सागर तो आपका यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में से किसी का वेटलैंड होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका वेटलैंड वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द कोरल लीव्स इन इंडिया, ठीक है। अब कोरल लीव्स की यहाँ पे बात करिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया किसका सबसे अंडर है, मतलब किसके पास है। तो देखो सबसे यहाँ पे आंसर तो यहाँ पे ये है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब लक्षद्वीप के पास भी है यहाँ पे कोरल लीव्स, पर यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया आपका कोरल लीव्स का यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में अराउंड 530 आइलैंड्स है, ठीक है। और यहाँ पे एरिया जो अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप की तो वो अराउंड 930 के अराउंड है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार का जो एरिया है, ठीक है, उसका वो एरिया आपका कोरल लीव्स के अंदर आता है, और वो सबसे बड़ा एरिया आपका कोरल लीव्स का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। फिर साथ ही साथ देखो गुजरात का जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो गुजरात इसलिए दे रखा है क्योंकि आपने सुना होगा गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। अब गल्फ ऑफ कच्छ में आपके पास वहाँ पे 40 आइलैंड्स के अराउंड होते हैं, ठीक है। वो उसका एरिया अराउंड है 300 समथिंग है, ठीक है, अप्रॉक्स 300 समथिंग है। और ये था आपका 1000 किलोमीटर के आसपास, ये आपका है 930 समथिंग, और ये 300 टू 310 ऐसे कुछ है, ठीक है। अब याद नहीं है पर ऐसा आप देख लेना पक्का, ठीक है। पर यहाँ पे याद क्या रखना है आपको कि जिसपे सबसे ज़्यादा आइलैंड है आपका अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज़्यादा आइलैंड है, और वही एरिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे कवर कर रहा है, ठीक। और दूसरा चीज़ यहाँ पे जो आपका तमिलनाडु है, ठीक है, ये तो आपका गुजरात का है। तमिलनाडु का अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु हमें क्यों दे रखा है, गल्फ ऑफ मन्नार की वजह से, ठीक है। आपको पता होगा गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, और पाल्क स्टेट आपको पता है इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है, गल्फ ऑफ मन्नार भी वही एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको कोरल लीव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, और इसका अप्रॉक्स 90 किलोमीटर के अराउंड यहाँ पे इसका एरिया है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका, अंडमान एंड निकोबार इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ क्या दे रखे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोस्ट ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे वेस्ट कोस्ट है, वहाँ पे आपको कम से कम यहाँ पे साइक्लोन देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं एज कम्पेयर टू आपके अरेबियन सी में, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट कोस्ट की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिर साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे टेरेन की बात करते हैं तो आपका जो वेस्ट साइड का टेरेन है वो यहाँ पे रॉकी फॉर्म में है, और ईस्ट साइड का जो टेरेन है वो यहाँ पे सैंड फॉर्म में है, ठीक है, सैंडी है थोड़ा। फिर इसके साथ साथ आपको पता है कि आपके जो वेस्टर्न वाला साइड है, वहाँ पे जितनी भी रिवर्स जाती हैं, ठीक है, जैसे नर्मदा ये सब ताप्ती, तो यहाँ पे वो क्या बनाती है, वो एस्चुरीज बनाती है। वहीं पे जो आपकी यहाँ पे आपकी जो राइट साइड में जा रही है रिवर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपकी ईस्ट कोस्ट में जा रही है, वो वहाँ पे क्या बनाती है, वो डेल्टास बनाती है, और इसी की वजह से हमें यहाँ पे ईस्ट में डिपोजिशनल फॉर्म देखने को मिलता है, और हमें वेस्ट में इरोजनल फॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसमें देखो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ हाई रॉकी एंड रिट्रीटिंग कोस्ट, तो एकदम करेक्ट है। मैंने आप बताया आपको कि वेस्ट कोस्ट क्या है, रॉकी है, ईस्ट कोस्ट आपका सैंडी है, ठीक है। आपको ईस्ट कोस्ट में एलुवियल सॉइल ज़्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद आगे चलते तो आगे क्या है, यहाँ पे द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया डोमिनेटेड बाय द इरोजनल लैंडफॉर्म, ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या बना रही है, एस्चुरीज बना रही है। और यहाँ पे आपका डेल्टास कहाँ बनता है, डेल्टास आपका बन रहा है यहाँ पे ईस्ट कोस्ट में, ठीक है। उसकी वजह से आपका वो क्या बन जाता है, आपका डिपोजिशनल फॉर्म बन जाता है, जो कि आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन क्या है, तीनों स्टेटमेंट क्या आपकी करेक्ट है, और यहाँ पे आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 यहाँ पे सारी स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट। नाउ यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो आपको किसी एक रिपोर्ट के बेसिकली उसके बेसिस पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि इफ़ यू वर ब्राउज अ टेबल of a recent period showing life expectancy at birth, ठीक है, for all categories of rural urban और मेल फीमेल डिवीजन फॉर ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, यू आर नॉट लाइकली टू ऑब्जर्व दैट। हम लोग यहाँ से क्या ऑब्जॉर्व मतलब ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते, ठीक है, ऑब्जॉर्व यहाँ पे नहीं कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं।
अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द रूरल वन, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि अर्बन में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 73 ईयर्स के अराउंड है, और जो कि रूरल एरियाज पे जो रह रहे हैं उनसे ज़्यादा है। ठीक है, अर्बन मतलब आपके हो गए जो सिटीज़ वगैरह में लोग रह रहे हैं, और आपके रूरल हो गया आपके जो विलेजेस में रहते हैं। ठीक है, अब फिर दूसरा आपको दे रखा है कि मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द फीमेल वन, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो फीमेल की एक्सपेक्टेंसी लाइफ है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो अराउंड 70 ईयर्स की है, और मेल वालों की यहाँ पे मेल की है 67। ठीक है, इंडिया की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो इसी की वजह से आपकी फीमेल की हायर है एज कम्पेयर टू मेल, ना कि मेल की फीमेल से। ठीक है, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, दूसरी गलत है, पर आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि नॉट लाइकली टू ऑब्जर्व दैट, तो हमारा मेल एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द फीमेल वन, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन में हमसे दे रखा है कि यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% हाउस होल्ड विद टैप वाटर कनेक्शन। ठीक है, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका बेसिकली करंट अफेयर प्लस ज्योग्राफी वाले आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा आइडिया लगाओ, देखो पहले तो दे रखा है कि स्टेट है वो, ठीक है, तो दिल्ली तो ऐसे ही हटा दो, दिल्ली स्टेट नहीं है आपकी। ठीक, उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि यहाँ पे 100% अगर वो हाउस होल्ड में दे रहे हैं, मतलब हाउस होल्ड में 100% हाउस होल्ड में उन्होंने क्या कर रखा है, टैप वाटर कनेक्शन दे रखा है, तो वैसे तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे गोवा। ठीक है, आपको ऐसे याद भी रखना है, और यहाँ पे आप इन ऑप्शंस के थ्रू ना थोड़ा लॉजिक लगाते तो यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि जो छोटी स्टेट होगी ना वो जल्दी यहाँ पे काम को कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कम एरिया होगा उतना कम यहाँ पे लोग रह रहे होंगे, उतना ही कम यहाँ आप बोल सकते हो घर होंगे। ठीक है, इसी की वजह से आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे गोवा होगी जो यहाँ पे जिन्होंने 100% हाउस होल्ड को यहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन दिया है। ठीक है, पर यहाँ पे हर जगह ऐसी सिचुएशन में आप ये पर्टिकुलर चीज़ फॉलो नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इसका आइडिया होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर है आपका गोवा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड ऑफ व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो उसके क्लाउड्स हैं यहाँ पे वीनस में वो आपके सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं, और आपको यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि वीनस पे आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे क्या है देखने को मिलती है। ठीक है, और वीनस आपका क्या है, वीनस आपका यहाँ पे सेकंड पे आता है, मतलब सन से अगर आप देखोगे तो वीनस आपका सेकंड पे आता है, और अर्थ आपकी यहाँ पे थर्ड पे आती है, मतलब वीनस के बाद आती है, और मार्स आपका क्या है यहाँ पे फोर्थ पे आता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको ज़रूर याद रखना है। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम लोग इसको मॉर्निंग भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, और इवनिंग स्टार भी हम लोग इनको क्या इसको बुलाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि वीनस को हम लोग अर्थ का ट्विन भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, आपको बस इतना याद रखना था कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से इसके जो क्लाउड्स है वो यहाँ पे येलो कलर के आपको दिखते हैं, और यहाँ पे आपको CO2 भी प्रेजेंट दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होने वाला है सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो आपको वही करंट अफेयर प्लस आप बोल लो ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा था जब यहाँ पे वॉर शुरू हुई थी यहाँ पे रशिया और यूक्रेन की, तो उस टाइम का यहाँ पे ये क्वेश्चन है, उस टाइम आपसे यहाँ पे CDS में पूछा था, द रीजन नोन एज डोनस्तांग एंड लुहान्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा ये दोनों रीजन कौन सी कंट्री से सिचुएटेड है। ठीक है, मतलब कि आर समटाइम मेंशन इन द न्यूज दे आर सेपरेटिस्ट रीजन ऑफ, कौन सी कंट्री की यहाँ पे ये सेपरेटिस्ट रीजन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, यूक्रेन की है। ठीक है, और यहाँ पे ये वॉर जब वहाँ पे स्टार्ट हुई थी तब से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आप अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी यहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है ना, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इसका आइडिया होना चाहिए था, इसका आंसर है आपका यूक्रेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईलैंड्स ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड टेम्परेट फॉरेस्ट कॉल्ड शोलास। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलैंड्स में हमें बताने कि कौन से हाईलैंड में हम लोग ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट जो आप इसका नाम है शोलास इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो आपके शोलाज है ना वो ऐसी जगह पे आपको मिलते हैं जहाँ पे फॉग और मिस्ट वगैरह जो है यहाँ पे नहीं आती हैं। ठीक है, मतलब कम से कम आती है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे सबसे कम मिस्ट या सबसे कम यहाँ पे फॉग देखने को मिलती है वहाँ पे आपके क्या होते हैं, ये फॉर्म होते हैं, और इनका सबसे लोवेस्ट रीजनरेशन रेशियो, मतलब बहुत कम ट्रीज आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है आपके आपको शोलास जो देखने को मिलते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु में आप देखो यहाँ पे इनमें से कौन सा है, तो आपका यहाँ पे है नीलगिरी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा यहाँ पे आपका नीलगिरी।
ठीक है, बाकी आप देखोगे तो हिमालयाज़ आपके एकदम नॉर्थ में हो गए, सतपुरा और विंध्यान आपके सेंट्रल में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे आइडिया लगा सकते हो, जो आपके शोलाज़ हैं आपको तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन ए। और सिर्फ यहाँ पे नीलगिरी में नहीं है, यहाँ पे साथ ही साथ और भी यहाँ पे जो उसके आसपास के रीजन है वहाँ पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं ये टाइप के फॉरेस्ट। ठीक है, तो जैसे आपका पालिनी हिल्स है, ठीक है, तो हिल्स एरिया में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। फिर अन्नामलाई हिल्स हो गए, तो इन सब रीजन्स में आपको यहाँ पे ये टाइप के फॉरेस्ट आप बोल सकते हो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये वाला मैंने यार बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड था, पर मुझे आपको ग्रे लिस्ट भी समझाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ज्योग्राफी में ही डाल दिया, क्योंकि ये कंट्री से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, रिसेंटली विच ऑफ द, जब यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे 2022 पे टाइम का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, अभी प्रेजेंट का नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि उस टाइम पे यहाँ पे कौन सी कंट्रीज को यहाँ पे ग्रे लिस्ट में डाला था FATF ने। ठीक है, FATF का फुल फॉर्म है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो बेसिकली उन सब कंट्रीज को यहाँ पे डाला जाता है जो यहाँ पे टेरर फंडिंग करती है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे किसी भी कंट्री पे डाउट होता है FATF को, तो वो उसको यहाँ पे ग्रे लिस्ट में डाल देती है, और ब्लैक लिस्ट पे जो भी है वो तो यहाँ पे कर ही रही है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे उस टाइम पे इसका करेक्ट आंसर था यहाँ पे टर्की और यूएई को यहाँ पे डाला था, और अभी तो यूएई को वापस बाहर भी निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इससे आइडिया यहाँ पे लग जाएगा कि FATF है क्या। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे कंट्रीज टेरर फंडिंग में काम कर रही हैं या फिर टेरर फंडिंग करती हैं या फिर जिस पे डाउट होता है, उनको यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिस्ट में यहाँ पे डाला जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कौन सी यहाँ पे माउंटेन पीक नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो जहाँ पे आपको पता होनी चाहिए वो सैडल पीक है, जो कि आपकी क्या हाईएस्ट पीक है आपकी अंडमान एंड निकोबार की। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये आपका जो अंडमान आइलैंड है ना, उसकी भी सबसे हाईएस्ट पीक है। आपको पता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, एक अंडमान है और एक निकोबार है। ठीक है, तो अंडमान की भी हाईएस्ट पीक है, और ओवरऑल जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसकी भी हाईएस्ट पीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे माउंट थूलियर की। तो ये आपकी यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पीक है, और ये निकोबार आइलैंड्स की सबसे ज़्यादा बड़ी पीक है। ठीक है, आपको ये भी याद रखनी है। और ये आपको प्रेजेंट होती है यहाँ पे कहाँ पे, ये है आपकी यहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना है। तो ये भी आपकी क्या है, अंडमान एंड निकोबार की यहाँ पे पीक है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे माउंट डिवालो की। ठीक है, डियावोलू की। तो देखो जो ये वाली पीक है, ये भी आपकी मिडल अंडमान में पड़ती है। ठीक है, मतलब मिडल अंडमान जो है आपका आइलैंड है, वहाँ पे आपकी ये पीक पड़ती है। ठीक है, तो आप देखोगे ये तीनों पीक आपकी क्या है, यहाँ पे अंडमान निकोबार की ही पीक है। तो जो आपकी यहाँ पे जो बची है, ठीक है, लोटजे पीक, तो ये आपकी कहाँ है, ये आपकी है चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे। ठीक है, ये आप ऐसे समझ लो फोर्थ हाईएस्ट पीक है आपकी पूरे वर्ल्ड में, और ये आपकी पड़ती है तिब्बत वाले रीजन में और नेपाल के रीजन के मतलब बॉर्डर पे, आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, और ये आपको ऐसे याद रखनी है। और ये आप समझ सकते हो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के आप इक्विवेलेंट मान सकते हो। इसकी इसकी भी हाइट यहाँ पे अराउंड 8516 के अराउंड है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट पड़ता है उसी रीजन के आसपास आपका ये भी पड़ती है। ठीक है, और ये आपकी तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ रही है, और ये आपकी कहाँ पे है, ये आपकी कौन सी पीक है, ये आपकी है लॉटजे पीक। ठीक है, तो ये आपकी चाइना नेपाल के बॉर्डर पे है, और बाकी सब आपकी यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार पे है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म यूज्ड फॉर फोकस। ठीक है, इन रिलेशन विद एन अर्थक्वेक। अब ये अर्थक्वेक वाला टॉपिक भी आपके ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, CDS के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे फोकस की दूसरी टर्म बतानी है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, मान लो ये आपकी लैंड है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका यहाँ पे अर्थक्वेक स्ट्राइक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे घर होंगे वहाँ पे आपको डिस्ट्रक्शन दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीधे ऊपर आपको जो पॉइंट दिखता है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे आप बोल लो वर्टिकली एकदम ऊपर, इसको आप बोलते हो एपीसेंटर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एपीसेंटर। और जहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, जहाँ पे टच हुआ है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे आया है, पर यहाँ पे देखो लग रहा होता है आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है एकदम वर्टिकली पॉइंट पे होता है वो ऊपर, पर जहाँ पे एक्चुअल में आया होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, और इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हाइपोसेंटर। ठीक है, तो आपको ये टर्म थोड़ी याद रखनी है, और आपको P वेव, S वेव, ये सब वेव्स भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, जो कि है यहाँ पे हाइपोसेंटर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ज्योग्राफी प्लस एंशिएंट हिस्ट्री है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए समझाने के लिए यहाँ पे डाल दिया है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, जो इंडियन डेजर्ट है उसको हम लोग किस नाम से बुलाते थे, हम लोग बुलाते थे मरुस्थली नाम से। और यहाँ पे जो मरुस्थली डेजर्ट है, ठीक है, मान लो ये आपकी एक डेजर्ट है मरुस्थली, और यहाँ पे जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है,
तो यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलते थे रॉकी हिल्स, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता था, यहाँ पे आप देखने को मिलता था सैंड ड्यून्स, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में भी अगर आप देखोगे तो थार डेजर्ट के ईस्ट में आपको देखने को मिलता है अरावली रेंज, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया है कि यहाँ पे बिलीव टू बी अंडर सी ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग एराज, ठीक है। बता आपसे सिंपली ये पूछा है कि ये जो हमारी डेजर्ट है यहाँ पे कौन से एरा के टाइम पे पानी के नीचे थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन, मेसोजोइक एरा के अंडर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला ही यही जाता है कि यहाँ पे जो मेसोजोइक एरा है उस टाइम पे ना आपका ये सब कुछ आपका पानी के अंदर ही होता था। और ये यहाँ पे बेसिकली उनको कुछ प्रूफ्स मिले हैं, पीसेस ऑफ एविडेंस वगैरह ये सब मिले। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे यही माना जाता है कि जितना भी वो पूरा रीजन है वो सब आपका यहाँ पे पानी के नीचे था, ठीक है। पर आपको ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस एक ऊपर से यहाँ आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एरा था। यहाँ पे आंसर होना है सी ऑप्शन। सुनो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट, ठीक है। जिसके पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे किस प्लैनेट के पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है। तो देखो यहाँ पे आपको यह आइडिया होना चाहिए। आप इन दोनों में वैसे कंफ्यूज रहोगे, इन दोनों पे तो आप नहीं रहने वाले हो, ठीक है। तो ये तो आप वैसे ही सिंपली हटा दो। अब मैं यहाँ पे इन दोनों का बता दे रहा हूँ आपको। जो आपका सैटर्न है इसके पास अराउंड 146 सैटेलाइट्स है और जुपिटर के पास 95 सैटेलाइट्स है, ठीक है, नोन सैटेलाइट्स। अगर आपसे ये पूछ जाता है कि यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। लार्जेस्ट सैटेलाइट अगर यहाँ पे पूछी जाती है तो लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम क्या है, गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड आपका यहाँ पे लार्जेस्ट सैटेलाइट है और ये है आपका यहाँ पे जुपिटर का, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये आपका बेसिकली मरकरी से भी बड़ा है, ठीक है। साथ ही साथ प्लूटो जो है उससे भी बड़ा है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे दो ऐसे प्लैनेट है जिनके पास कोई भी मून नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से वो दो प्लैनेट है, तो एक है आपका यहाँ पे मरकरी और दूसरा है आपके पास वीनस, ठीक है। इनके पास क्या है, जीरो मून्स है। ये भी आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है। सैटेलाइट मतलब हम लोग बेसिकली मून की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट है गैनीमेड जो कि जुपिटर का है। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट सैटर्न के पास है और यहाँ पे जीरो मून्स के दो यहाँ पे प्लैनेट है, मरकरी और यहाँ पे है एक वीनस, ठीक है। अर्थ के पास एक है और यहाँ पे मार्स के पास दो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। नाउ इसका आंसर आपका क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन सैटर्न इसका आंसर है। नाउ यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो वापस आपसे यहाँ पे क्लाउड का ही क्वेश्चन दे रखा है। हमने पिछले 3 सीडीएस के एग्जाम जो अभी तक हमने सॉल्व किए सब में देखो आपको क्लाउड का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको ना स्टार मार्क कर लो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखो मैंने आपको बताया था कि साइरस आपका क्या होता है, हाई क्लाउड होता है और ये पूरी तरीके से आपका आइस पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ए का तो होने वाला है यहाँ पे 4, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे ए गलत कर दो, बी भी गलत हो गया, ठीक। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं निम्बो स्टेटस की, तो निम्बो स्टेटस मैंने आपको बताया था कि रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन के काम आता है, ठीक है। जब भी आपको रेनफॉल देखने को मिल रही है तो इसी के देखने को मिल रही है, तो ये आपका क्या है, एक स्टॉर्म क्लाउड है। तो सी का होने वाला है यहाँ पे 1। तो सी का 1 आपका किस में, यहाँ पे सी में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है और यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूमुलस की। तो क्यूमुलस आपका क्या है, क्यूमुलस आपका फेदर लाइक क्लाउड है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। आपको देखो अगर याद रखना है तो ऐसे याद रख लेना। सबसे ऊपर आपका आता है यहाँ पे साइरस, फिर क्यूमुलस आता है, ठीक है। क्यूमुलस के बाद अगर आपका आता है तो आता है यहाँ पे स्ट्रेटस और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो। तो ये आपके मेजर फॉर्म्स है। पर अगर मैं एल्टीट्यूड के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे मिक्स होके आते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल जब भी हम मिडल क्लाउड की बात करते हैं तो मैंने आपको बहुत बार बताया मिडल क्लाउड में हमेशा जो स्टार्टिंग में होगा ना एल्टो लगा हुआ होगा, ठीक है। ऑल्टो एल्टो जो भी बोलना चाहो आप, तो वो हर एक के नाम में शुरू में एल्टो लगा हुआ होगा, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो यहाँ पे ना आप देखोगे कि जितने भी यहाँ पे साइरस के वाले क्लाउड होंगे आपको हाई में दिखेंगे। जैसे साइरस हो गया, साइरो स्टेटस हो गया, साइरो क्यूमुलस हो गया, ये सब आपके हाई टाइप के क्लाउड होते हैं, ठीक है। जब आप एल्टीट्यूड के हिसाब से डिवीजन करते हो तब की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने आपको ये बहुत बार बताया, ये प्लीज़ आप ध्यान से करके जाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमसे बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल एज दे टेक अप वाटर, ठीक है, कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस इन द रॉक। तो देखो ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। अब बेसिकली हाइड्रेशन में क्या हो रहा है कि जो भी आपके मिनरल्स होते हैं ना रॉक में, वो बेसिकली आपके यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ ऐसे मिनरल भी होते हैं जो यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनकी वजह से जो उनकी वॉल्यूम है, ठीक है, जो उनका साइज है आप वॉल्यूम बोल लो, वो यहाँ पे बढ़ जाती है जिसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, हम लोग इस प्रोसेस का नाम हमारा है हाइड्रेशन,
ठीक है, ये सब जो अभी तक मैंने अभी आपको चीज़ें बताई सब आपकी हाइड्रेशन में होती हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कार्बोनाइजेशन की, ठीक है, कार्बोनेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका गलत ऑप्शन है। गलत क्यों है बेसिकली आपका यहाँ पे, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये आपका रिलेटेड है कार्बन से, ठीक है, वाटर से रिलेटेड नहीं है, कार्बन से रिलेटेड है। और जो आपका यहाँ पे लाइमस्टोन बनता है ना, लाइमस्टोन भी आपका यहाँ पे कार्बोनेशन की हेल्प से ही बनता है, ठीक है। आप बोल सकते हो कार्बोनेशन का प्रोसेस जो है वो आपका यहाँ पे लाइमस्टोन भी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता चल रही है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन को, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब ऑक्सीडेशन देखो, जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी मिनरल, आप अगर उसको रिएक्ट करवा रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, तो जो भी मिनरल आप रिएक्ट करवा रहे हो ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर जो आपका मिनरल है, वो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन हो सकता है, ठीक है, तो वो अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हमें यहाँ पे देखने को ये चीज़ मिलती है ऑक्सीडेशन में। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस बेसिकली आपका क्या है, एक आप समझ सकते हो एक सिलिकेट मिनरल होता है जो कि आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ये भी आपका वाटर से रिलेटेड है, पर यहाँ पे जो आपको टर्म्स दे रखी है ना, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, उससे ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वाटर से रिलेटेड है पर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है हाइड्रोलिसिस में, कि जो आपका यहाँ पे सिलिकेट मिनरल होता है वो यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पे जो मिनरल बेसिकली जब रिएक्ट कर रहा है ना, तो वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ न्यू मिनरल यहाँ पे फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे वो वाटर को कंबाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका हाइड्रेशन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, वॉल्यूम बढ़ती है, और वॉल्यूम बढ़ने से आपके यहाँ पे स्ट्रेस हो रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे आपका प्रोसेस कौन सा है, यहाँ पे हाइड्रेशन आपका आंसर है। ना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो ड्रेनेज पैटर्न दे रखे हैं, ठीक है, ये भी आपका रिवर वाली चैप्टर से है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पे इनके फीचर्स दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे मैच करना है सिंपली। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इन सीक्वेंट की, ठीक है। तो इन सीक्वेंट का यहाँ पे आंसर होने वाला है सेकंड, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली इन सीक्वेंट का मतलब क्या है। देखो पहले तो आप जान लो कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। ड्रेनेज पैटर्न बेसिकली बताता है रिवर कैसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनसीक्वेंट चीज़ है, यहाँ पे इनसीक्वेंट पैटर्न बेसिकली इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये उस पर्टिकुलर एरिया की टोपोलॉजी या फिर जियोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जिस तरीके से फ्लो कर रही होती है रिवर, उसी तरीके से फ्लो करती रहती है। इसमें यहाँ पे टोपोलॉजी और जियोलॉजी पे कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, इनका इस पर्टिकुलर फ्लो में। फिर वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्सिक्वेंट की, तो कॉन्सिक्वेंट का यहाँ पे आंसर होने वाला है 4, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पे उस पर्टिकुलर लैंड का जो ओरिजिनल स्लोप है, जो भी स्लोप है, ठीक है, उसको फॉलो करती है आपकी यहाँ पे रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे उस केस में आप उस पर्टिकुलर ड्रेनेज पैटर्न को क्या बोलते हो, कॉन्सिक्वेंट बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे वो फॉलो नहीं कर रही है, यहाँ पे वो फॉलो कर रही है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर उसके बाद आपके पास होता है सब सीक्वेंट। तो सब सीक्वेंट आपका क्या होता है, जब भी जहाँ पे जैसे मान लो ऐसे रिवर आपके आ रही है, आगे यहाँ पे रॉक आ गई, फिर यहाँ रिवर चेंज हो गया डायरेक्शन, फिर रॉक आ गई, फिर चेंज हो गया। तो बेसिकली रॉक की वजह से जो अपने डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पे चेंज होता है रॉक की वजह से। तो यहाँ पे आप देखोगे ए, यहाँ पे सी का कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। फिर बचा हुआ आपका है रिजिक्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ए बी सी डी का यहाँ पे होने वाला है सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। मतलब आपका ए का है 2, फिर 4 है, ठीक है, फिर ऐसे ही आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये सब ड्रेनेज पैटर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इनके अलावा भी आपके पास यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, ठीक है, तो आपको वो सारे भी करने हैं। जैसे डेंट्रिकल होता है, रेडिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले जो पैटर्न है, यहाँ पे ये थोड़े आपको शायद लग सकता है मुश्किल हो, पर आप अगर डायग्राम्स वगैरह देखोगे तो आप इजीली समझ पाओगे यहाँ पे किस कौन सा पैटर्न यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से रिवर्स। तो वहाँ पे आप इजीली समझ पाओगे जब आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके ज़रूर जाना है आप। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि जो पिंगोस है वो यहाँ पे इनमें से किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंड फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोल रखा था कि लैंड फॉर्म्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीएस के लिए, तो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पिंगोस की, जैसे मान लो ये लैंड है, तो इसके ऊपर ना ऐसे कोन स्ट्रक्चर में आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे पिंगोस, ठीक है। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट यहाँ पे 70 मीटर होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, तो ये 70 मीटर तक की होती है इनकी हाइट। और यहाँ पे जो इनका कोन स्ट्रेट जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे इनकी आइस पड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सब आपको ग्रीनरी जैसा दिखेगा, पर यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ पे आपकी आइस दिखती है आपको। तो ये जो आपका यहाँ पे लैंडफॉर्म है, ये आपका आता है पेरी ग्लेशियर में, ठीक है, बाकी किसी में नहीं आता। ये आपका आता है किसमें, पेरी ग्लेशियर में। यहाँ पे कोन स्ट्रक्चर होता है इसका, 70 मीटर तक की इसकी हाइट होगी मैक्सिमम।
और उसके बाद ये आपको यहाँ पे ऊपर इसके आइज़ दिखती है, जो इनका कोन शेप है ना एकदम, जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है? यहाँ पे आपको आइज़ दिखती है पड़ी हुई, ठीक है? तो ये आपका आता है पेरी ग्लेशियर में, तो ये आपको आर्कटिक रीजन में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? फिर नाउ अब हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, जो भी हमने इस पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड जो भी हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, वो हमने डिस्कस किए। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कोई सजेशन होता है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? वहाँ पे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी मिलती रहेगी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी इनकी, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।